Welcome to the online course of Currency Market by IFMC Institute. फाइनेंशियल मार्केट का एक महत्वपूर्ण और सबसे कम समझा जाने वाला टॉपिक है करेंसी। करेंसी ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा वॉल्यूम में वर्ल्ड ओवर ट्रेडिंग होती है, लेकिन भारत में इस मार्केट में अभी इतना काम नहीं होता और लोग इस मार्केट को इक्विटी और कमोडिटी मार्केट के मुकाबले बहुत कम समझ पाते हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट करेंसी मार्केट है। आइए समझते हैं कि वर्ल्ड मार्केट का करेंसी पर और करेंसी का वर्ल्ड इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस मार्केट में जॉब करने के लिए भी इस टॉपिक की बहुत इंपॉर्टेंस है। आइए जानते हैं इस लेक्चर में करेंसी एक्सचेंज की हिस्ट्री, फॉरेक्स मार्केट, मेजर करेंसी। First of all, welcome to IFMC. Let me give you my introduction first. I am Puneet Grover, about 10 years of experience working with LKP Shares and Securities Limited, where basically I was managing portfolio of clients, acquisition of clients, making strategies in future and options. I have worked with international hedge fund also, hybrid international, wherein we used to handle paper trades. अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया में पेपर ट्रेड्स नहीं होते, बट इफ यू टॉक अबाउट सिंगापुर, हांगकांग, जो फाइनेंशियल हब्स हैं वहाँ पे पेपर ट्रेड्स होते हैं, प्राइवेट एग्रीमेंट्स होते हैं बिटवीन टू पार्टीज एंड वी यूज्ड टू हैंडल दैट फॉर हाइब्रिड एंड बिलियन डॉलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो टुडे टॉपिक दैट वी विल बी स्टडीइंग इज अबाउट द करेंसी मार्केट एंड करेंसी में कैसे हमें ट्रेड करना है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं। करेंसी के लिए आप अगर चाहें तो आप एक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑन NIFM वेबसाइट, जिसके अंदर ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप है एंड 0.25% नेगेटिव मार्किंग है एंड मैंडेटरी जो भी करेंसी मार्केट्स में जॉब करना चाह रहे हैं, ब्रोकर्स जो वर्क कर रहे हैं, उन सबको ये पेपर देना जरूरी है। तो आज हम समझते हैं कि करेंसी मार्केट है क्या, कैसे इसके अंदर ट्रेड करना है और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं व्हेन वी आर ट्रेडिंग दी करेंसी मार्केट। सबसे पहले वेरियस एक्सचेंज रेट रिजाइम्स थे। Before this regime there is a system, that system is called as, सबसे पहले एक सिस्टम यूज होता था, that system is called as barter system, जिसके अंदर क्या है, अगर मेरे पास वीट है तो मैं दूसरी पार्टी को वीट दे देता था और इससे शुगर वापस ले लेता था। इसके बाद एक सिस्टम आया, that system is called as, which is गोल्ड कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स। इसके अंदर क्या होता था, अगर आपके पास गोल्ड कॉइन्स हैं या कॉपर कॉइन्स हैं, उसके अगेंस्ट कोई कमोडिटी को आप नॉर्मली ले लेते थे। इसके बाद एक स्टैंडर्ड आया था, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज मॉनेटरी सिस्टम, व्हिच इज बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फ्रॉम 1880 टू 1914, व्हिच इज एन एरा ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, जिसके अंदर क्या होता था कि गोल्ड के अगेंस्ट किसी भी करेंसी को वैल्यू करा जाता था। जैसे कि गोल्ड के अगेंस्ट डॉलर की वैल्यू निकलेगी और गोल्ड के अगेंस्ट रुपीस की वैल्यू निकलेगी, और इन दोनों के केस के बेस पे USD और INR की करेंसी की वैल्यू निकलेगी। देन इज कॉल्ड एज द गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, जिसके अंदर बेसिकली गोल्ड के अगेंस्ट वैल्यू निकलती थी। नेक्स्ट इज ब्रेटन वुड्स एरा, व्हिच इज 1946 टू 1971, जिसके अंदर बेसिकली US बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा था और US को प्रीमियर कंट्री घोषित कर दिया गया था एंड US डॉलर को प्रीमियर करेंसी घोषित कर दिया गया था, जिसके लिए आज की डेट में हर कंट्री अपने पास रिजर्व में दो ही चीजें रखती है, वन इज गोल्ड, अनदर इज डॉलर। यानी ऐसा माना जाता है कि यही दोनों चीजें हैं जो इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करेंगी। दुनिया में सारी चीजें डूब सकती हैं, बट गोल्ड और डॉलर, इन दोनों का डूबना नामुमकिन है, ना के बराबर है। जो आज की डेट में सिनेरियो है, दैट इज द करंट सिनेरियो ऑफ एक्सचेंज रेट व्हिच इज इंडिपेंडेंट एंड फ्री फ्लो, यानी मार्केट फोर्सेस डिफाइन करेंगी कि करेंसी का क्या रेट होगा, चाहे इंपोर्टर्स हो चाहे एक्सपोर्टर्स हो एंड वेरियस अदर फैक्टर्स, जिसकी वजह से ये जो डॉलर है या जो करेंसी है इसकी वैल्यू डिफाइन करी जाएगी। The current history rate mechanism was involved over thousands of years ago and with a trying mechanism of facilitating the trade of goods and services
and the earlier system was, as I told you, it was a barter system where the goods and services are exchanged. Such systems had difficulty primarily because of non-divisibility of certain goods, cost of transporting such as goods for trading, and difficulty in the valuing of the services. Among the metals, gold, copper coins were the most prominent, and finally the gold coins became the standard means of the exchange. The process of evaluation medium of the exchange further progressed into the development of a paper currency, और इसके बाद there is the development of paper currency. The growth in international market resulted in the evolution of foreign exchange, and कोई भी currency की जो value है वो निकाली जाती है against the value of another currency of another country, यानी कि जब भी currency की बात करी जाती है तो जो value निकाली जाती है वो against any other currency निकाली जाती है, यानी US की डॉलर की value निकाली जाएगी तो it would be calculated against INR. Gold as a benchmark. A documented history suggested that in 1870 agreed to value the currencies against the value of currency of other country using a gold as a benchmark for valuation. Central banks issue paper currency and hold equivalent amount of gold in their reserves. Central banks जो हैं वो क्या करते हैं, issue paper currency and उनको उतने ही amount का जो gold है वो अपने पास रिजर्व करके रखना पड़ता है. The value of each currency against other currency is derived from the gold exchange rate. Then is a system that is called as Bretton Woods era, which is a blend of gold standard and the floating rate system. As a part of this system, all currencies are pegged to dollar. Means किसी भी currency की जो value है, it would be calculated on the basis of dollar at a fixed rate, and the US dollar was pegged to gold. The US guaranteed to other central bank that they can convert their currency into the US dollar at any time, and US dollar would be pegged to the value of gold. यानी US dollar की value निकलेगी against gold. With the adoption of this system, US dollar became a dominant currency of the world in the Bretton Woods era. Now this system is called as the independent and free float system, and the other systems was suspended. But कुछ countries ऐसी हैं जहाँ पे आज भी जो value है currency की that is pegged to US dollar only. Now the system, today's system is called as free float system, or that system is also called as managed float system of valuing the currency. Developed countries gradually moved to a market determined exchange rate, and developing countries adopted a system of pegged currencies or a system of managed rate. Forex market, अगर हम बात करें वर्ल्ड ओवर सबसे बड़ी मार्केट जो है, दिस मार्केट यही मार्केट है which is the most liquid market and the largest market in the world, with a daily turnover of approximately $3.9 trillion, which is 3 times larger than your stock market, bond market, दोनों को मिला के. Forex is normally over the counter market. Normally जो है ये आमने सामने ट्रेड होती है. ट्रेडिंग जो यहाँ पे होती है वो होती है 24 आवर, 5 days a week, and mainly the consisting जो लोग ट्रेड कर रहे हैं पार्टिसिपेंट्स में है बैंक्स, ब्रोकरेज हाउसेस, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स and many others which are transacting through computers, traders, communications network through the internet. And this is a virtual market which unlocks the unparalleled liquidity. Institutions worldwide contribute to this liquidity and the competitive pricing, with the major centers of forex hubbed in London, New York and Tokyo. So the major centers जो हैं they are in these 3 countries. Let us understand the features of foreign exchange. The foreign exchange rate is the value of the exchange currency relative to a domestic currency. यानी हमेशा 2 currencies के रेट होंगे wherein एक currency की वैल्यू निकाल दी जाएगी, यानी कि foreign currency की वैल्यू निकाली जाएगी against the domestic currency. The exchange of currency is done in foreign exchange market, which is one of the biggest market.
The participants are banks, corporates, exporters and importers. The foreign exchange control contract typically states the currency pair and the amount of the contract agreed at a rate of exchange. यानी कि अगर मैं बात करूं USD वर्सेस INR, तो एक इंटरनेशनल करेंसी और एक डोमेस्टिक करेंसी, and there would be some value which is 65 or 67. Now major currency pairs of the world are major list: Euro, Dollar, Japanese Yen, Pound, Australian Dollar, Canadian Dollar, Swiss Franc. These are some of the major currencies of the world. जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो पेयर ट्रेडिंग होती है वो होती है वर्ल्ड में यूरो USD के अंदर. These are the currencies which are having a free float method of valuation and the most active currency pairs. Second number is USD and Japanese Yen, GBP and US dollar, Australian dollar and US dollar, Canadian dollar and US dollar, US dollar and Swiss franc, wherein 28% of the total volume is in, as per Bureau of Indian Standards, April 2010, Euro USD is 28%, USD and Japanese Yen is 14%, Pound and US dollar is 9%, Australian dollar US dollar is 6%, US dollar and Swiss franc is 4%, and India is कहीं पे नहीं है, तो we are in others which contribute to total 16% of the total currency. इनके ऊपर भी नॉर्मली क्वेश्चन आ जाता है कि यूरो USD जो है इसके पेयर में जो वॉल्यूम है वो नॉर्मली या मार्केट शेयर जो है जो टोटल वॉल्यूम है वो कितने परसेंटेज होता है ऑफ द टोटल मार्केट. So it is 28%. Okay, let us understand these currency pairs. The US dollar is by far the most widely traded currency. In the part widespread, US dollar reflects substantial role. अच्छा, अब it is also called as investment currency. जो बहुत सारी मार्केट्स में जब पैसे लगाए जाते हैं तो नॉर्मली US डॉलर को यूज करा जाता है. It is also called as a reserve currency, which is held by many central banks. जो बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स हैं उन सबको अपने पास एज अ रिजर्व जो वो रखते हैं, दैट इज द डॉलर ओनली. थर्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रांजैक्शन करेंसी. जो भी इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं नॉर्मली दे आर इन डॉलर टर्म्स ओनली. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनवॉइस करेंसी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरवेंशन करेंसी employed by many authorities in market operations to influence their own exchange rate. So this is about the dollar, and US dollar is used as a vehicle currency. Vehicle currency समझते हैं, means this is a currency which is being traded against all other currencies. सारे pairs में normally dollar trade होती है. In the foreign exchange transaction, a use that reinforces its international role in trade and finance. The second major currency of the world is Euro. Like US dollar, Euro has a strong international presence over the years and has emerged as a premier currency, second after the dollar. The third major currency of the world is Japanese Yen, and it is a much smaller international presence than Euro or dollar. The yen is the very liquid currency. यानी ये जो है बहुत ही liquid है around the world and practically around the clock. यानी कि सबसे ज़्यादा जो most traded currency है that is the yen only, and सस्ती भी है as compared to various other currencies. The next currency pair or next currency is Great Britain pound, which is referred to as a pound sterling. British currency है and is the official currency of UK. The currency is heavily traded against euro and dollar. Even though पहले क्या होता था, UK जो था वो पार्ट था किसका, यूरोप का, but after Britain is exit, that is called as, if you have heard about the term, that is called as Brexit. जिस टाइम पे UK जो है वो अलग हो गया from the European countries, and it has a spotty presence against other currencies. But
Pound is the official currency of UK. Even though यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन के अंदर G7 कंट्रीज थी एंड स्टेबल करेंसी स्विस फ्रैंक, स्विट्जरलैंड ने एक अपनी करेंसी बना रखी है जिसकी जो नॉर्मली मूवमेंट है इट इज क्लोजली रिजेंबल विद द मूवमेंट ऑफ यूरो, बट देयर इज अ लैक इन लिक्विडिटी. सो स्विस फ्रैंक इज अनदर करेंसी जो कि जिसकी लिक्विडिटी जो है थोड़ी सी कम है एज कंपेयर टू अदर करेंसी. द मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी इन द वर्ल्ड इज कुवैती दिनार. मे बी जो फिगर आप देख रहे हैं ये थोड़ा बहुत चेंज हो जाए जब आप वीडियो देख रहे हो. सो इट इज नियरली अबाउट $3 in an area which is a slightly smaller than New Jersey, lies in the home of the world most valuable currency, which is Kuwait, and involved in talks in this year with 5 other Gulf monarchies to form a single currency. The Kuwait currency is currently pegged to US dollar, यानी इसकी वैल्यू जो है वो अगेंस्ट डॉलर ही निकलती है. एंड वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी इज द कुवैती दिनार. दिस इज एज पर 2012 कुवैत, बहरीन, ओमान एंड इटालिया. तो मेजरली जो ये करेंसीज हैं, ये सारी जो करेंसीज हैं ये गल्फ कंट्रीज की करेंसीज हैं जिनके पास क्या है, ऑयल है. करेंसी इतनी अवेलेबल नहीं है, उसकी डिमांड ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ ऑयल, एंड उसकी वजह से इनकी करेंसी जो है वो मोस्ट डिमांडेड है एंड इसी की वजह से दे आर द मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी. नाउ इज द स्पॉट मार्केट. फॉरेन एक्सचेंज स्पॉट ट्रेडिंग इज बाइंग वन करेंसी विद अ डिफरेंट करेंसी फॉर इमीडिएटली डिलीवरी. यानी कि स्पॉट मार्केट क्या है, जहां पे इमीडिएटली हमारे पास चीज की डिलीवरी आ जाए. द स्टैंडर्ड सेटलमेंट कन्वेंशन फॉर फॉरेन एक्सचेंज स्पॉट मार्केट इज, फॉरेन एक्सचेंज की जो स्पॉट मार्केट है वो सेटल होती है ऑन T+2, यानी 2 business days after the trade date. But there is an exception to USD and Canadian dollar which normally settles its pair on T+1 basis. Rates for the days other than spot are calculated with reference to spot rate. Now, the foreign exchange forward is a contract between two counterparties to exchange one currency for another on any day after the spot date. First is the trade date. Trade date is also called as value cash, यानी कि आज की वैल्यू. Same day as the deal date भी कह सकते हैं इसको हम. Value tomorrow is normally called as trade date +1, which is 1 business day after the deal date. Deal date के बाद एक business day, that is also called as value tomorrow. Spot is T+2, which is 2 business day after the deal date. एंड स्पॉट के बाद कोई भी डेट ट्रेड जो है, एनी लेटर डेट, 3 business day or more than the deal date, always longer than the spot, and they are normally called as forward outright. यानी कि T+2 is spot and T+3 is called as the forward. आज की डेट में नॉर्मली जो है बैंक्स ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जहां पे हम चाहें तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं कि हमने आपको बोला कि हम इतने डॉलर देंगे, इतने दिनों के बाद देंगे, चाहे 1 महीने आगे का कॉन्ट्रैक्ट, चाहे 2 महीने आगे का कॉन्ट्रैक्ट, चाहे 3 महीने आगे का कॉन्ट्रैक्ट. तो डिपेंडिंग अपॉन एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स उनकी पेमेंट्स कब आनी है या जानी है, वो नॉर्मली इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट बैंक्स के पास कर लेते हैं. नेक्स्ट इज द बेस करेंसी एंड द टर्म करेंसी. जो हमारे डॉलर हैं इसमें जो फर्स्ट करेंसी रहती है डॉलर या कोई भी पेयर, फर्स्ट करेंसी ऑफ द पेयर इज नॉर्मली कॉल्ड एज द बेस करेंसी. सेकंड करेंसी इज नॉर्मली कॉल्ड एज द टर्म करेंसी. सो मैं अगर बात कर रहा हूं USD INR की, तो फर्स्ट करेंसी इज नॉर्मली कॉल्ड एज द बेस करेंसी, सेकंड करेंसी इज नॉर्मली कॉल्ड एज द टर्म करेंसी. The expression of euro and rupee tells you that euro dollar is quoted in terms of rupee. Means हमेशा क्या होएगा, 1 of base is equal to कितना of term currency है. अगर मैं बात करूं euro USD is equivalent to 1.69
तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा 1 यूरो इज इक्वल टू 1.69 यूएस डॉलर, यानी कि हमेशा जो रेट होएगा या कोटेशन होएगी इट वुड बी इन अ सेकेंड करेंसी। नाउ ओटीसी जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है हमारी, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज इंटरबैंक मार्केट, जिसमें बैंक्स वेयर डिक्लेयर द प्राइस एट द सेम टाइम ऑफ बोथ बाइंग एंड सेलिंग एंड नॉर्मली दे आर कॉल्ड एज मार्केट मेकर। यानी ये क्या है, बैंक्स क्या है, डॉलर का प्राइस निकाल रहे हैं, ये क्या है, मार्केट मेकर है। इसके अलावा एक और मार्केट है दैट इज कॉल्ड एज मर्चेंट मार्केट, जो नॉर्मली क्या है, प्राइस टेकर है, जो नॉर्मली क्या है, बैंक से प्राइस ले रहे हैं। मर्चेंट जैसे कि आपके थॉमस कुक, वेस्टर्न यूनियन, मनी ट्रांसफर और कुछ मनी एक्सचेंजर्स और हो सकते हैं जो नॉर्मली क्या है, प्राइसेस बैंक से ले रहे हैं। सो दे आर नॉर्मली कॉल्ड एज प्राइस टेकर्स एंड वेयरएज बैंक्स आर नॉर्मली कॉल्ड एज प्राइस गिवर्स। हमेशा क्या है, हमारे को टू वे कोट्स मिलते हैं। इन इंटरबैंक मार्केट currencies are always quoted in respect of two-way prices. In a two-way quote, the prices quoted from a buying is called as the bid price and selling is normally called as the offer price or the ask price. Buying price or bid price is same, offer price or ask price is same. Please note these prices are always from the perspective of market maker, not from the perspective of the price taker. Now there is a difference between bid and offer price, which is normally called as the spread. So spread is an important parameter to note while assessing the market liquidity, efficiency of the market and the market direction. Clearly a narrow spread indicates a higher liquidity and higher efficiency of the market maker. The USD INR spot market spreads are wide at the time of opening and gradually start narrowing as the market discovers the price. Normally banks में भी देखेंगे 67 रहता है bid and 67.50 normally रहता है ask. तो 50 पैसा जो हो गया इसके अंदर, that is called as the spread. Appreciation and depreciation changes are normally expressed as appreciation or depreciation of one currency to another. Whenever the base currency buys more of the term currency, the base currency has strengthened or appreciated and the term currency has weakened or depreciated. यानी कि हम अगर बात कर रहे हैं USD INR, तो हमारा जब डॉलर बढ़ता है, यानी कि जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो रुपया क्या होता है, कमजोर होता है। हम ये कह सकते हैं ये स्ट्रेंथन होता है तो ये क्या होता है, ये वीकेंड होता है। हम ये भी कह सकते हैं ये अप्रिशिएट होता है तो ये डेप्रिशिएट होता है। इसका मतलब एक ही है, यानी कि जब 67 से डॉलर बढ़ के 68 होगा तो डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, यूएसडी इज स्ट्रॉन्ग हुआ है या स्ट्रेंथन हुआ है या अप्रिशिएट हुआ है, और रुपया कमजोर हुआ है क्योंकि उतने में अब हमारे को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे टू बाय दैट $1। नाउ इंडिया के अंदर जो मार्केट टाइमिंग्स हैं वो नॉर्मली 9 to 5 है एंड द मर्चेंट मार्केट नॉर्मली 9 to 4:30 रहता है। लास्ट हाफ आवर इज ओनली मेंट फॉर इंटरबैंक डीलिंग्स फॉर द बैंक्स टू स्क्वेयर ऑफ देयर एक्सेस पोजीशन। सेंट्रल बैंक has prescribed the net overnight open positions limit for various banks. Central Bank which is the RBI इसने डिफाइन करा है कि कोई भी बैंक इस अमाउंट ऑफ डॉलर से ज्यादा की ओवरनाइट ओपन पोजीशंस नहीं करेगा। बैंक्स कैन नॉट एक्सीड देयर ओवरनाइट पोजीशंस बियॉन्ड अ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, क्योंकि ओवरनाइट में डॉलर में भी रिस्क है एंड कई मिलियन बिलियन डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हो रखे हैं, तो दैट वुड बी लिमिटेड। तो उस चक्कर में क्या हो सकता है, बैंक भी डूब सकता है। तो हमारे को ये रिस्क कम करना जरूरी है और बैंक को भी रिस्क कम करना जरूरी है, स्पेशली फॉर द ओवरनाइट। प्राइस बेंचमार्क्स, देयर आर two-way price in OTC मार्केट। बैंक्स लार्ज वॉल्यूम मर्चेंट बैंकर्स जो हैं वो
इंटरबैंक रेट देते हैं। इंटरबैंक इज रेट इज द प्राइस अवेलेबल टू द बैंक्स इन द इंटरबैंक मार्केट, यानी जो बैंक्स आपस में जो डील कर रहे हैं वो कर रहे हैं एट एन इंटरबैंक रेट, एंड जो डिफर करता है फ्रॉम बैंक टू बैंक, द प्राइस वेरिएशन इज जनरली सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड नॉर्मली 0.25 पैसा टू 2 पैसा बैंक टू बैंक वेरी करता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द प्राइस बेंचमार्क। देन इज कार्ड रेट। पूरे दिन के लिए नॉर्मली क्या करता है, बैंक पूरे दिन की हाई फ्लक्चुएशंस को सेम रखता है और पूरे दिन का एक रेट अनाउंस कर देता है, जैसे कि 67 और 67.50, जो पूरे दिन की 20 पैसे की या 10 पैसे की जो फ्लक्चुएशन है उसको, उस डिफरेंस को कवर करके रखता है, ताकि कस्टमर्स के लिए पूरे दिन के लिए एक ही रेट रहे। दैट रेट इज कॉल्ड एज द कार्ड रेट। तो वहां पे बोर्ड पे बड़ा बड़ा लगाया हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड एज द कार्ड रेट। एंड कार्ड रेट नॉर्मली जो है ये वेरी करता है फ्रॉम बैंक टू बैंक। नॉर्मली इसीलिए क्या है, कई जो लोग हैं वो बैंक से नहीं लेते, क्योंकि बैंक्स में नॉर्मली क्या है, स्प्रेड कई बार ज्यादा भी होता है, 67, 68 भी हो जाता है, कई बार एक रुपए का भी स्प्रेड हो जाता है बैंक्स में। So people they prefer to take it from the merchant market also. So OTC market is generally not very liquid in the first few minutes of the opening, and gradually जैसे buyer sellers आते हैं एक equilibrium price आ जाता है, and उस पे फिर price discovery होती है and there is a liquidity. RBI daily एक rate announce करती है, that is called as RBI reference rate, which is published from the spot by arriving at the average mean of bid and offer, which is pulled from few selective banks during a random 5-minute window from 11:45 to 2:15, and normally 2:30 बजे के आसपास RBI एक रेट अनाउंस करती है 12:30 पे, which is called as RBI reference rate। जितने भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इन सब की जो एक्सपायरी है वो होती है at 12:30 at RBI reference rate। Settlement date or value date, the settlement is OTC, normally happened through a delivery, and wherein each counterparty exchange the goods and services on the maturity, that is also called as gross settlement, and where the market participants only settle the difference is called as the net settlement। Trade date, जिस दिन हमने trade करा that would be called as the trade date, and on the trade date two counterparties agree to do the transaction, दो पार्टीज जो हैं आपस में ट्रांजैक्शन कर रही हैं, and trade date is also called as the value date। OTC forward market, OTC forward is a requirement of the underlying trade। According to RBI, any resident Indian desiring to book a forward contract should have an underlying contract which could establish the exposure to the foreign currency। मीन्स कोई भी जना अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली बैंक के पास हो रहा है, तो बैंक के पास कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज, जो भी उसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है बाहर से, जैसे उसकी पेमेंट आनी है या उसके प्रूफ्स वगैरह देने पड़ेंगे, उसी के बिना आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक नहीं हो सकता विद द बैंक। नॉर्मली बैंक के पास कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपके अकाउंट भी चाहिए, दैट आर इंटरनेशनल अकाउंट्स which are normally termed as NRE account या फिर NRO account। Exchange rate arithmetic, किसी भी करेंसी का जो पेयर है वो क्रॉस पेयर्स में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, they are called as the arithmetic rate। Before we calculate that rate, let us understand one more thing, that is हमने एक और चीज पढ़ी थी which is कि वैल्यू ऑफ गोल्ड के बेस पे कैसे करेंसी की वैल्यू डिफाइन हो रही है, that is called as the gold exchange rate। 1 unit of gold, 1 unit of gold in India is 10,000 rupees, and 1 unit of gold in US is $500। इन टर्म ऑफ अ व्हीकल करेंसी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यूएस डॉलर एक व्हीकल करेंसी है, और टोटल अगर हमारे पास 10 पेयर्स हैं करेंसी के, तो टोटल कितने पेयर ट्रेड होएंगे, यानी व्हीकल करेंसी क्या हुआ, एक करेंसी सब करेंसीज के अगेंस्ट ट्रेड होएगी, तो फॉर्मूला हो जाएगा n-1। सो इफ देयर आर 10 currencies
कितने करेंसी पेयर्स हैं जो ट्रेड होंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा n-1/2, तो दैट इज नहीं सॉरी n-1, क्योंकि n-1 दैट वुड बी 9 पेयर्स, टोटल 9 पेयर्स ट्रेड होंगे। और अगर मैं कहूं देयर इज नो वाइकल करेंसी, तो ये हमारा हो जाएगा 90/2 दैट इज 45। तो टोटल अगर कोई वाइकल करेंसी नहीं है तो 45 पेयर्स ट्रेड होंगे, और अगर एक वाइकल करेंसी है तो टोटल 9 पेयर्स ट्रेड होंगे। अब हम देखते हैं दी क्रॉस रेट, जिसके थ्रू हम करेंसी की वैल्यू को निकाल सकते हैं